हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और बहुत बार उनको एक्सेंट से प्रॉब्लम होती है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका इंटरव्यू अच्छे से इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्हें इंटरव्यूअर का एक्सेंट समझ में नहीं आया। तो मैं इस बात पे आज थोड़ा बात करना चाहती हूँ। होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ी और इंस्पिरेशन मिले इस प्रॉब्लम को टैकल करने की। सबसे पहले जब भी आप किसी ऑनलाइन इंटरव्यू में जाते हैं या फिर इन पर्सन इंटरव्यू में जाते हैं, आपका ये जो थॉट प्रोसेस होता है कि इंटरव्यूअर सुपीरियर है और मैं इंटरव्यूई इंफीरियर हूँ, ये आपका थॉट प्रोसेस आपको कम करना चाहिए। हाँ, इंटरव्यूअर एक पोजीशन ऑफ पावर में है क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहे हैं और वो आपको शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश आपके इंग्लिश से सुपीरियर है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस से आप बिल्कुल मत जाइएगा कि इंटरव्यूअर जो भी कहे वो सही है और मैं जो भी कहूँ वो गलत है। उसका जो एक्सेंट है वो सबसे सही है और मेरा एक्सेंट गलत है। एक्सेंट की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक्सेंट जो है वो एक बहुत बड़ा समंदर है। समंदर इसलिए है क्योंकि इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का एक्सेंट जो है किसी भी पर्सन के नेटिव मदर टंग से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इंडिया में भी इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक एक मदर टंग है और उस मदर टंग को बोलने वाले का इंग्लिश उस मदर टंग के हिसाब से ही हो जाता है। अगर आप किसी हरियाणवी बंदे से इंग्लिश बात करेंगे उसका एक्सेंट अलग होगा, साउथ इंडियंस का एक्सेंट अलग होगा। साउथ में भी जो भी 5 स्टेट हैं उसमें अलग अलग एक्सेंट आपको मिलेंगे। जब एक ही हमारे देश में इतने सारे आपको इंग्लिश के एक्सेंट्स मिल जाते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको दुनिया के हर मदर टंग बोलने वाले का इंग्लिश का एक्सेंट समझ में आएगा। तो जब आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि एक्सेंट जो है वो एक समंदर है, हर एक बंदे का अपना अलग एक्सेंट होता है और कितना भी आप मूवीज़ देख लें या फिर अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को इमिटेट करने की कोशिश करें, हर एक बंदे का अलग एक्सेंट होगा। यूरोप में भी हर एक कंट्री का अलग अलग नेटिव लैंग्वेज होता है और उस नेटिव लैंग्वेज से ही उनका इंग्लिश का एक्सेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। अमेरिकन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अमेरिकन इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिकन का जो है वो एक्सेंट अलग होगा, सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उनका एक्सेंट अलग होता है, ईस्ट वेस्ट स्टेट्स का एक्सेंट अलग होता है, अफ्रीकन अमेरिकन का एक्सेंट अलग होता है। जब एक ही देश में आपको अमेरिकन इंग्लिश के इतने सारे एक्सेंट्स मिलते हैं तो अब किस तरह से एक एक्सेंट को आप पकड़ के बोल सकते हैं कि हमें ये एक्सेंट समझ नहीं आता। दूसरी बात, अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें, यूके में भी ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, इंग्लिश एक्सेंट अलग है, वेल्श एक्सेंट अलग है, स्कॉटिश एक्सेंट अलग है और मैं ये बहुत ब्रॉडली बता रही हूँ, इसमें एक एक बंदे का अलग अलग एक्सेंट होता है। तो इस बात को अप्रिशिएट करिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश समझ आती है तो हर एक अमेरिकन का एक्सेंट आपको समझ में आएगा। और सिर्फ इस वजह से एक्सेंट इशू जो है वो म्यूचुअल है, मतलब इंटरव्यूअर को भी आपके एक्सेंट से प्रॉब्लम होती है और आपको भी इंटरव्यूई के एक्सेंट से प्रॉब्लम होती है। दोनों को आपस में एक दूसरे का एक्सेंट समझना उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक्सेंट समझने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आप पे नहीं है, वो इंटरव्यूअर पे भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो इंटरव्यू दे रहा है उसका एक्सेंट समझ नहीं आता। तो जितना आप अपने एक्सेंट को चेंज करे बिना जो आपका नेटिव एक्सेंट है उसको मेंटेन करेंगे, उतना आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, स्पेसेस देने में, बात करने में, ताकि 2-3 मिनट बात करने के बाद इंटरव्यूअर जो है आपके एक्सेंट से फेमिलियराइज हो जाए। अगर आप किसी दूसरे के एक्सेंट को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, पुट ऑन जो हम कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप सोच रहे होते हैं आपका नेटिव एक्सेंट आ जाता है और जब आप बिना सोचे कुछ बोल रहे होते हैं, एक्सेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, तो आपका पुट ऑन एक्सेंट आता है। तो उस वजह से इंटरव्यूअर जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। कभी आप द को द बोल रहे हो, कभी दी बोल रहे हो। तो इस तरह से मत कीजिएगा। आपका जो नेटिव बेसिक डिफॉल्ट एक्सेंट है उसी को मेंटेन कीजिए ताकि इंटरव्यूअर 2-3-5 मिनट में आपके एक्सेंट से यूज टू हो जाए। और ये बात ध्यान में रख के चलना कि धीरे बात करने से ज़्यादा चांसेस हैं इंटरव्यूअर को आपकी बात समझने में। अब एक्सेंट का और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जो शायद हम बहुत बार भूल जाते हैं और सिर्फ एक्सेंट पे फोकस करते हैं, वो ये है कि आपको अपनी बात सामने रखनी है।
एक्सेंट उसका सिर्फ एक तरीका है उस बात को सामने रखने का। वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मैं कंटेंट, क्वेश्चन का आंसर किस तरह से मुझे देना चाहिए। उसके बाद आप जो है वर्ड्स पिक करते हैं। वर्ड्स भी, शब्द भी, हिंदी में ही अलग अलग लोग अलग अलग शब्द पिक करते हैं एक ही बात को बोलने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं दिक्कत नहीं हुई, कुछ लोग बोलते हैं मुश्किल नहीं हुई, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पसंद नहीं आया, कुछ लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बोलना वो एक ही चीज़ चाहते हैं। तो इस तरह से आप ये भी मान के चलिए जो इंटरव्यूअर चॉइस ऑफ वर्ड्स है उनकी, उससे भी शायद आपको बहुत बार क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, एक्सेंट का इशू ना हो। बाद में एक्शंस, जैसे हम लोग अगर एक फेस टू फेस इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर अपने हाथ के मूवमेंट से या अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से आपको बता देते हैं कि आप उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और लास्ट में आता है एक्सेंट। तो जब कम्युनिकेशन पे आप फोकस करें तो आप बाकी सारे एलिमेंट्स पे भी फोकस करें, सिर्फ एक्सेंट पे ना फोकस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका तो यही है किसी भी चीज़ को मास्टर करने का कि उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने टर्किश लैंग्वेज सीखी है और मैंने उसको एक ऐप के थ्रू सीखा है। मेरे कोई टीचर्स नहीं हैं और मैंने किसी से फेस टू फेस लाइव कभी भी टर्किश में बात नहीं की है। उस एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, एक नए लैंग्वेज को सीखने के एक्सपीरियंस से। कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वो लैंग्वेज जैसे लिखा जाता है वैसे पढ़ा जाता है, उसे सीखना बहुत इजी है। तो इंग्लिश उस मामले में काफ़ी इजी है। अब दूसरी बात, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे आसान होता है उसको पढ़ना। इसीलिए जब आप कोई भी मूवी इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश सबटाइटल नीचे रखते हैं, आपको तुरंत समझ में इसलिए आता है क्योंकि नए लैंग्वेज में सबसे आसान होता है पढ़ना। पढ़ के समझना सबसे आसान है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब आप प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी देख रहे हैं तो अगर आप सबटाइटल डालेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ सबटाइटल ही पढ़ेगा। आपको एक्सेंट का कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। आप जबरदस्ती बिना सबटाइटल के उस कंटेंट को देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको उनका एक्सेंट समझ आए, अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। दूसरा इजी तरीका होता है रीडिंग के बाद होता है राइटिंग। पहले सबसे आसानी से हम पढ़ सकते हैं, दूसरा सबसे आसानी से हम लिख सकते हैं। तीसरा होता है बोलना। हमें खुद बोलना ज़्यादा इजी लगता है रादर देन किसी और की बात को सुन के उस बात को समझना। अब कोई भी फॉरेन लैंग्वेज ले लीजिए, एक शब्द लिख दीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ते ही आपको कितने सेकंड में वो शब्द समझ आ रहा है, और 4 लोगों को, नेटिव स्पीकर्स को उसी शब्द को बोलते हुए आप सुनिए। आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे मुश्किल जो है कोई लैंग्वेज को समझने का तरीका यह है कि आप नेटिव स्पीकर का एक्सेंट समझ के पढ़ें। सिर्फ एक्सेंट ही मायने नहीं रखती है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में 2, 3, 4 वर्ड्स को मिक्स करके भी बोला जाता है। स्पष्ट तरीके से हर एक शब्द को उच्चारण नहीं करते हैं। जब इस तरह से लोग बोलते हैं तो उस मामले में भी हमें कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शब्दों को मिक्स करके एक बात बोली है। जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश एक्सेंट्स में ऐसा होता है कि यस हमें अच्छे से समझ आती है, यह पता नहीं समझ आती भी है नहीं। लिटिल डिफिकल्ट बोलते हैं, उसका एक्चुअल वर्ड है लिटिल डिफिकल्ट। तो जब लोग वर्ड्स को शॉर्ट करके बोलते हैं, अपने एक्सेंट में बोलते हैं, तो इसीलिए सुन के समझना उस वर्ड को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिए कि इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा कोई भी लैंग्वेज को सीखना। इंटरव्यू में स्पेसिफिकली मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है वो सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं, आंसर देने के लिए सुनते हैं। जैसे ही इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, इंटरव्यूअर तुरंत सोचने लगता है कि इसका मुझे आंसर कैसे देना चाहिए। और अगर क्वेश्चन जो है 10 सेकंड का हुआ, 3rd या 4th सेकंड में सामने बैठे वाला बंदा सोचने लग जाता है कि इसको मुझे आंसर कैसे करना चाहिए, तो बाकी के 5 सेकंड का क्वेश्चन जो है वो सुनना छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनका दिमाग कहीं और है। तो आप ध्यान से, लिसनिंग का भी अलग स्किल होता है। यू हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, 2 मिनट लीजिए, सोचिए, फिर आंसर दीजिए। इस तरह से जब आप करेंगे, ये जॉब इंटरव्यू
की ही बात नहीं है। जनरली जब भी आप कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, पहले सुनिए ताकि आप सामने वाले की बात समझ सकें। बहुत बार, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, बहुत बार हम लोग आधा क्वेश्चन सुनते ही आंसर देने के लिए निकल पड़ते हैं, उनके क्वेश्चन को बीच में रोक देते हैं, क्योंकि हमें वहीं के वहीं हम सोच लेते हैं कि आगे ये क्या बोलने वाला है, और उसी से हमें पता भी है कि आंसर भी क्या देना है। ऐसे मत कीजिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इस वजह से क्योंकि आपको वो क्वेश्चन समझना है, फिर आप आंसर दीजिए। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी एक्सेंट इशू काफ़ी सारी कम होती नज़र आएगी। कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो बहुत सारे लोग उसको रिपीट करने के लिए कहते हैं। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, या तो फिर इंटरव्यूअर बहुत तेज़ी से बात कर रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे बताया है कि एक्सेंट इश्यूज आर म्यूचुअल, एक इसका इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि स्पीड। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं और आगे वाला उतनी तेजी से बोलने वाले की बात समझ नहीं पाता। तो आप हमेशा बोल सकते हैं कि मुझे आपका एक्सेंट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हर वर्ड को थोड़ा स्पष्टता से बोलिए और थोड़ा धीरे बोलिए। मैंने इतने सारे इंटरव्यूअर्स में इंटरव्यूअर ने मुझे बोला है कि धीरे आंसर दो, मुझे नहीं समझ आ रहा। जब वो बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर सकते? और ये रिक्वेस्ट 99% इंटरव्यूअर्स जो है आपकी मानेंगे कि हाँ, मैं धीरे धीरे बोलने को तैयार हूँ। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन सुनते हैं तो क्वेश्चन समझने के लिए सुनिए, आंसर करने के लिए मत सुनिए। और जब आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, बहुत बार हम क्या कहते हैं, रिपीट कीजिए, और रिपीट में भी यही होता है। और फिर हम पे प्रेशर आ जाता है कि मैंने पहली बार में सुना नहीं, समझा नहीं, मैंने इसको रिपीट करने के लिए बोल दिया, और अब अगर इस बार भी मेरे को समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं। मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें जो इंटरव्यू दे रहा है वो इतना नर्वस हो जाता है कि पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझा, दूसरी बार जब इंटरव्यूअर रिपीट करता है क्वेश्चन, यूजुअली मैंने देखा है सब उससे ज़्यादा ही एक्सप्लेन करते हैं, उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले क्वेश्चन से। जब पहली बार पूछा तो सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा, जब रिपीट करने को बोला तो 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा बोलेंगे आपको समझाने के लिए। उसके बावजूद मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते, और मैं सोचती नहीं हूँ कि ये लोग बेवकूफ़ हैं या इनको आंसर नहीं पता है या इनको इंग्लिश नहीं पता है। 99% ऑफ द टाइम्स इसका कारण ये है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आपको हो रही है, और आपको प्रेशर हो रहा है कि पहली बार में आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दूसरी बार तो आपका दिमाग कहीं और ही है। तो क्वेश्चन जो है जब आप रिपीट करने के लिए पूछे, उससे बेटर मैं आइडिया देती हूँ। आप सीधा सीधा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन पूछने के बजाय आपको जितना भी समझ आया, 2, 3, 4 वर्ड समझ आए, एक फ्रेज समझ आया, उसको बोलिए कि मैंने यहाँ तक सुना है, क्या आपका ये क्वेश्चन है। जब आप उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटरव्यूअर या तो बोलेगा हाँ या तो बोलेगा ना, और आपको एक एग्जैक्ट क्वेश्चन समझा देगा। इससे जो है एक पार्टिसिपेटिव कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि आपने कंप्लीटली जोन आउट करके इंटरव्यू नहीं दिया है, आप सुन रहे थे, हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ नहीं आई। कुछ वर्ड्स इंटरव्यूअर्स यूज़ कर देते हैं जो बहुत ही एक कंपनी के स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमें समझ नहीं आती और हमें लगता है ये इस एक्सेंट में बोल रहा है इसलिए समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है। जब हम किसी कंपनी में बहुत सालों से काम करते हैं तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे डेली वोकैबुलरी में आ जाती हैं, वो शायद बाहर इतनी कॉमन ना हो, या फिर हमारे कल्चर में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो दूसरे कल्चर में इतनी कॉमन ना हो। ये बहुत सारी चीज़ें होती है कम्युनिकेशन में। जैसे मैंने बताया था, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो कॉमन चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, अगर तो अच्छे से समझ आती है, नहीं है तो नहीं समझ आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन रिपीट करने के लिए पूछे तो सीधा सीधा प्लीज रिपीट द क्वेश्चन पूछने के बजाय दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, इज दिस योर क्वेश्चन, ये पूछे तो इंटरव्यूअर को ज्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे वर्स्ट बता रही हूँ, वर्स्ट केस, अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू आपके हाथ से निकल रहा है, आपने सारे क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया है या आंसर दे ही नहीं पा रहे हो या कुछ और ही आप समझ में आ रहा है, तो वर्स्ट केस जो है आजकल के ऑनलाइन इंटरव्यूज में आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप मेरे को टाइप करके दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया, लिसनिंग अगर सबसे मुश्किल है तो रीडिंग सबसे आसान है। तो अगर आपको रिपीटेडली एक ही इंटरव्यू में लग रहा है कि जस्ट आपको क्योंकि इंटरव्यूअर का एक्सेंट नहीं समझ आ रहा या फिर उनकी बात नहीं समझ आ रही, तो उस सिचुएशन में आप वर्स्ट केस पूछ सकते हैं कि आप क्वेश्चन मैसेज में टाइप करके मेरे को दीजिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। ये सिर्फ तब यूज़ करना जब आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा वर्स्ट कोई सिचुएशन हो नहीं सकता एक्सेंट समझने के मामले में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे।
आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कोई भी इंटरव्यू देते वक्त। एक्सेंट पे इतना फोकस मत कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक्सेंट पे फोकस करते हुए या फिर इंग्लिश सीखते वक्त एक्सेंट पे इंटरेस्ट दिखाते हुए। जैसे कि मैंने बताया, एक्सेंट एक ओशन है। आप अमेरिकन एक्सेंट को जितना भी प्रैक्टिस करो, अमेरिका जब आप जाओगे तो देखोगे 50 स्टेट्स के 50 अलग एक्सेंट्स हैं, तो आप कभी भी किसी भी प्रॉपर एक्सेंट को इमिटेट नहीं कर पाओगे। और कितना भी आप कोशिश कर लो, आपका जो मदर टंग है उसका एक्सेंट आपको इन्फ्लुएंस करता ही रहेगा जिंदगी भर। तो इससे अच्छा है कि आप एक्सेंट से फोकस करें। आप फोकस कीजिए कम्युनिकेशन पे, कंटेंट पे, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे। आप फोकस कीजिए लिसनिंग टू अंडरस्टैंड पे इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू आंसर पे। इस तरह से आप इंटरव्यू अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से क्रैक भी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।